गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भोरिया बिफोर यू। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम केवीएस की सीरीज डिस्कस कर रहे थे जिसमें कि हम साइंस के सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे विद कंप्लीट डिटेल। तो हम ऐसे ही उसे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो सेट डी जो है उसका पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द मॉनसून सीजन इन आवर कंट्री इज ड्यूरिंग द मंथ। ऑप्शन 1 अप्रैल टू दिसंबर, ऑप्शन 2 जून टू सितंबर, देन ऑप्शन 3 नवंबर टू मार्च, देन ऑप्शन 4 जनवरी टू मई। चलो हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो सन होता है हमारा, उसके चारों तरफ जो है हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। आपको पता है, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है जैसे कि ये रिवॉल्व कर रही है। तो आपको डिफरेंट सीजन आते हैं। इन सीजन की वजह से हम देखते हैं, इन रोटेशन की वजह से हम देखते हैं कि सीजन चेंज हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, विंटर आती है, स्प्रिंग आता है, समर आती है, ऑटम आता है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी दिया हुआ है कि मंथ दिए हुए हैं। जब मार्च होता है तो ये धीरे धीरे अपना रिवॉल्यूशन आगे की तरफ जब ये प्रोसीड कर रही होती है तो स्प्रिंग सीजन आता है और जून तक आप देखेंगे कि स्प्रिंग रहता है। स्प्रिंग के बाद आपकी क्या आती है? समर। समर कब तक रहती है आपके? सितंबर तक। और सितंबर से जब ये आगे की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करती है दिसंबर तक, तो आपको ऑटम मिलता है। जबकि दिसंबर से लेके जब ये मार्च पे दोबारा पहुंचती है तब आपका विंटर आया होता है। तो मतलब कहाँ आपने क्या देखा होगा, जैसे कि जून में तो बहुत ज्यादा क्या होती है, गर्मियां होती हैं, आपकी छुट्टियां भी होती हैं स्कूल की, ठीक है। उसके बाद जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो आपको बहुत से बार अम्ब्रेला साथ में कैरी करना पड़ता है क्योंकि बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं समर के इस ड्यूरेशन में ही आपको बारिश मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूं, मॉनसून और रेनी सीजन लास्टिंग फ्रॉम जून टू सितंबर, मतलब जून से सितंबर तक ये लास्ट हो जाता है इसका। द सीजन इज डोमिनेटेड बाय अ ह्यूमिड साउदर्न वेस्ट summer monsoon which slowly sweeps across the country beginning in the last May और early June। मतलब कि मई के लास्ट टाइम पे, यहाँ पे मई के थोड़ा लास्ट टाइम से लेके अर्ली जून तक ये क्या है, शुरू हो जाता है। और ये लास्ट कब तक हो जाता है आपका? सितंबर तक आपका ये लास्ट हो जाता है। नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द अक्टूबर, साउथ इंडिया टिपिकली रिसीव मोर रेनफॉल। क्या होती है? साउथ इंडिया में क्या होती है? ज्यादा रेनफॉल होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जून टू सितंबर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। देन हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टीज नहीं है? नंबर 1 नॉन रिएक्टिव, नंबर 2 लाइट इन वेट, नंबर 3 ड्यूरेबल, नंबर 4 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स होते हैं, उस पे हम प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें करंट ना लगे, पता है आपको, ठीक है। और कई बार हम हाथ में ग्लव्स वगैरह भी पहनते हैं। आपको इलेक्ट्रिक जो पर्सन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, आपने देखा होगा वो प्लास्टिक के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अगर उन्होंने मेटल का कोई चीज यूज करना, उस पे भी आपको एक कवरिंग मिलेगी प्लास्टिक की। तो वो क्या करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है कि ताकि करंट पास ना हो। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो नहीं होता, ठीक है। बाकी 3 ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव ड्यू टू विच दे आर रेजिस्टेंट टू द अटैक ऑफ सराउंडिंग। तो नॉन रिएक्टिव होता है इसलिए जो सराउंडिंग का अटैक है, जैसे कि करंट के कांटेक्ट में आया, तो वो हम प्रोटेक्ट कर सकते, प्रिवेंट कर सकते हैं। देन हम बात करें, दे आर वेरी लाइट इन वेट। जैसा कि आपने देखा होगा, प्लास्टिक की कोई भी चीज होगी, एक आप लो कोई भी मेटल की चीज, कोई भी मेटल की, और उसी चीज को आप दूसरे प्लास्टिक में लेके देखिए, वेट करके देखिए, आपको पता चलेगा जो आपकी प्लास्टिक का यूटेंसिल है वो काफी हल्का है, जबकि उसी वॉल्यूम का आपका मेटल का है काफी हैवी है, ठीक है। दे हैव हाई ड्यूरेबल
मतलब कि ड्यूरेबल होता है कि काफी लंबे टाइम तक चल जाता है। दे हैव लॉन्ग लाइफ, मतलब कि तभी तो हम प्रेफर करते हैं ना, जो हमारे प्लास्टिक की चीजें होती हैं उसे ही प्रेफर करते हैं कि काफी लंबे टाइम तक चल जाएगी, बजाय कि हम कोई और चीजें लेने के। तो आपका ऑप्शन क्या होगा गलत, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बैड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन दे आर इंसुलेटर एंड हैंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, मतलब कि ये कंडक्टर की बजाय क्या होते हैं आपके इंसुलेटर होते हैं, मतलब कि इंसुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। देन आपका क्या है, ये आपका फोर्थ आंसर जो होगा करेक्ट होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इधर हम क्या देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विद द नाइफ, नाइफ की हेल्प से कौन सा आपका मेटल है कट किया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन सॉलिड हार्ड है और फिर उसके बावजूद भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि नाइफ से काट सकते हैं हम। तो कुछ ना कुछ साइंस में आपको एक्सेप्शन मिल जाते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं। आयरन, आयरन का आपको पता है बहुत हार्ड होता है, उसे हम नहीं काट सकते। देन सोडियम, देन आपका थर्ड है गोल्ड, देन आपका फोर्थ है मैग्नीशियम। गोल्ड का भी आपको बहुत ही आराम से पता होगा कि हम कैरी करते हैं, गर्ल्स जो होती है एज अ ऑर्नामेंट कैरी करती है, बॉयज भी कैरी करते हैं, तो वो इतने आसानी से तो कट नहीं जाते हैं कि नाइफ से थोड़ा सा आप उसे कट करने की कोशिश करेंगे और आराम से कट जाएंगे, नहीं हो सकता ये। अब हमारा डाउट है कि सेकंड हो या फिर फोर्थ हो, सोडियम या फिर मैग्नीशियम, इसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम आर सॉफ्ट मेटल एंड कैन बी इजिली कट। सोडियम है आपका, पोटेशियम है और लिथियम है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, सोडियम मैच कर रहा है, तो मतलब आपका आंसर यही होना है। ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं जैसे कि हम नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। सोडियम इज द सेकंड लीस्ट डेंस मेटल आफ्टर लिथियम, मतलब लिथियम की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। सोडियम इज सेकंड लीस्ट डेंस, और इसकी क्या होती है, सोडियम की उसके बाद आती है, और जिसकी डेंसिटी जितनी कम होगी वो उतना ही सॉफ्ट होगा। सोडियम इज सॉफ्ट solid that has a low melting point and can be cut with knife, while iron and gold are hard and dense metal which are malleable and ductile। malleable मतलब कि पीट, और डक्टाइल का क्या मतलब होता है कि जिसे हम पीट पीट के लंबी एक सीट बना सके, वो होता है आपका मैलिएबल। जबकि डक्टाइल होता है जिसकी हम एक लंबी पतली सी वायर बना सके। तो इसने क्या बोला था कि डेंसिटी किसी भी चीज की अगर डेंसिटी कम है तो वो जल्दी क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, जबकि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है उसे मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। अब जिसकी डेंसिटी कम है मतलब उसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर अरेंज है, ठीक है, अब उसे काटने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वो क्या है, करेक्ट आंसर होना चाहिए। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है अनलिमिटेड इन क्वांटिटी, कि इनकी क्वांटिटी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, बहुत हम जितना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। देन सेकंड है नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। देन थर्ड लिमिटेड इन क्वांटिटी में लिमिटेड होते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 12 किलो, क्विंटल, इस तरीके से। या फिर 4 नॉट एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी, कि ये ह्यूमन चाहे इसका कुछ भी करे लेकिन ये खराब नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे। जैसे कि बच्चे का सॉफ्ट टॉय होता है ना कि उसे ऊपर से कितना भी गिरा लो वो खराब नहीं होगा, इस तरीके से होते हैं। तो क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। बात करते हैं रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स इज अ स्टॉक और सप्लाई ऑफ समथिंग यूजफुल। रिसोर्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल, कि जो चीजें चाहे हम अपने स्टडी के रिसोर्स की बात करें, आपके लिए कोई भी वीडियो है यूट्यूब पे है, या फिर आपकी कोई बुक है, या फिर आपने पेड कोई कोर्स खरीदा है, ये क्या है आपके लिए पढ़ाई के रिसोर्स है। ये क्या होता है, स्टॉक होता है, सप्लाई होती है किसी भी चीज की जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है। रिसोर्स हो सकता है मैन मेड हो, जैसे कि वीडियो है क्या है, मैन मेड है। और नेचुरल रिसोर्स की बात करें, जैसे कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये क्या हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हो गए।
अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? अ रिसोर्स विच डोंट प्रोड्यूस बाय एनी ह्यूमन बीइंग, रादर it is available in nature itself. Human being and other animal depend upon these resources for their existence. कि ह्यूमन को नेचर पे डिपेंड रहना पड़ता है या फिर दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि कोयले की बात करें, कोयला कैसे बना? कोयला की लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था? अर्थक्वेक आने की वजह से क्या होता है, ट्री नीचे चले जाते अर्थ में, ठीक है। अब वो काफी हीट की वजह से लगातार काफी ईयर तक दबे रहे और नीचे अर्थ में जो हीट थी उसकी वजह से कोयले में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यही नेचुरल रिसोर्स जैसे तैयार हो गए। ऐसे ही पेट्रोलियम कैसे बना? जैसे कि जहां पे सी वाटर बॉडीज थी वो अर्थक्वेक की वजह से अंदर चली गई और वाटर बॉडी के अंदर जो भी स्पीसीज थी, जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो भी अंदर चले गए और उन सब चीजों को मिला के और अर्थ की जो हीट थी उसने क्या बना दिया? आपका पेट्रोलियम बना दिया, ठीक है। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है? नेचुरल रिसोर्स तो हमने जान लिया, अब एग्जॉस्टेबल मतलब कि जैसे एग्जॉस्ट किया जा सके। एग्जॉस्टेबल सोर्सेज आर दोज सोर्सेज ऑफ एनर्जी विच विल डिप्लीट एंड एग्जॉस्ट आफ्टर अ फ्यू हंड्रेड ईयर। जैसे कि आपका कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, आर द एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, आप कोल को लगातार यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम उसे कुछ टाइम पीरियड में ही दोबारा तैयार नहीं कर सकते, इसे लाखों वर्ष लगते हैं। पेट्रोलियम जो होता है हमारा, उसके लिए भी ऐसा ही होता है, तो ये एग्जॉस्ट किए जा सकते हैं, तो ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। अब हम ऑप्शन पे दोबारा से चलते हैं। ऑप्शन 1 हमारा क्या है? अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। नेचुरल जो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है अनलिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में? नहीं, ये बिल्कुल ऑप्शन गलत लग रहा है हमें, क्योंकि ये तो लिमिटेड होते हैं, ये टाइम के साथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब हम उसे यूज करते रहते हैं। नॉट डिपेंड ऑन नेचर, बिल्कुल डिपेंड करते हैं नेचर पे, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्स है। लिमिटेड इन क्वांटिटी, बिल्कुल लिमिटेड है। देखिए, पहली बात देखिए, आप ऑप्शन को देख के आपको 50-50 का कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होगा कि एक में बोल रहा है कि ये अनलिमिटेड है और एक में बोल रहा है लिमिटेड है, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको यहीं से आंसर जो है आपका मिल जाना है, क्योंकि दोनों ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ये ऑप्शन, ठीक है। देन आपकी बात करें, नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, बिल्कुल एग्जॉस्ट हो सकते हैं क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल है। ह्यूमन इसे ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा, बेकार में यूज करेगा तो वो क्या है, खराब हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा इसका आंसर, राइट, जो हमारा लिमिटेड इन क्वांटिटी। ये आपका गलत लगाया है, सॉरी ठीक है, ये आपका लिमिटेड होते हैं क्वांटिटी में, ये आपका जो ऑप्शन है सही है। हमसे क्या पूछा गया था, सही ऑप्शन क्या है। देन हम बात करें आगे क्या है, इफ अ पर्सन क्लॉथ्स कैचेस फायर द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर इज टू। ऑप्शन 1 है थ्रो वाटर ऑन द क्लॉथ्स, कि वाटर डाल दे पानी पे या वाटर डाल दे क्लॉथ्स पे। देन आपका सेकंड ऑप्शन क्या है, यूज फायर एक्सटिंग्विशर, जो जैसे कि हम आग बुझाते हैं, आपने रेड कलर के देखे होंगे, कहीं भी आप ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लाइब्रेरीज में कहीं भी देखते हैं तो आपको हर जगह मिल जाते हैं वो। फिर आपकी थर्ड ऑप्शन है कवर द पर्सन विद द वुलन ब्लैंकेट, कि वुलन के ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए हमें किसी भी पर्सन को, या फिर कवर द पर्सन विद द पॉलिथीन सीट, या फिर पॉलिथीन के सीट से कवर कर देना चाहिए। देखिए, थ्रोइंग वाटर ऑन दैम इज नॉट अ सुटेबल थिंग इफ द फायर हैज बीन कॉज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हमने फायर देखा और हमें बेसिक रीजन एकदम से सडनली नहीं पता होता है कि किस कारण से ये जो है फायर लगी हुई है। अगर बाय चांस की स्पार्किंग हुई है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी स्पार्किंग की वजह से आग लग गई है और आप वहां पे पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे क्या होगा, जितना नुकसान नहीं होना होगा वहां पे भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन, इफ अ जो है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, कम एरिया के लिए हमारे पास ऑन द स्पॉट कम एरिया पे स्प्रेड करने के लिए हमें मिलेगा, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन एकदम से फायर वहां पे नहीं बुझ जाएगी क्योंकि यहाँ पे पर्सन के क्लॉथ पे आग लगी है, ठीक है। और वो
हम फायर एक्सटिंग्विशर के बजाय कुछ और बेटर ऑप्शन देखते हैं। तो इधर क्या है, ब्लैंकेट डालने के लिए बोला गया है। तो ब्लैंकेट क्या करता है आपका, जैसे ही हम किसी को, देखो आग को जलने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है 9th या 10th क्लास में, कि हम एक कैंडल पे क्या करते हैं, उल्टा करके मग रखते हैं, और मग रखने के बाद उसमें कोई ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती, तो वो क्या होती है, बुझ जाती है आपकी कैंडल। इसी प्रकार से हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है जरूरी होती है बर्निंग के लिए, जबकि हमने जब ब्लैंकेट को कवर कर दिया उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, तो वो आग अपने आप रुक जाएगी। जबकि पॉलीथीन की बात करें तो ये तो बिल्कुल भी, कभी भी पॉलीथीन का ऑप्शन बहुत बेकार ही ऑप्शन माना जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में आपको ये पॉजिटिव सेंस में मिलता है पॉलिथीन सीट वाला। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, कवर द पर्सन विद द वुलन ब्लैंकेट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सेलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए कौन सा पेयर सही है? नंबर 1 cell wall and cell membrane, number 2 chromosome and mitochondria, then number 3 chloroplast and cell membrane, then number 4 chromosome and genes। देखिए ये आपको हर एक ऑप्शन की डिटेल पता होना चाहिए, और जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, ये सब चीजें मैं डिटेल में करा चुकी हूं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए। सेल के नाम से होगा, 9th क्लास में भी कराया हुआ है मैंने, और आपको एक कॉम्पिटिटिव वाली सीरीज में भी कराया हुआ है, तो वहां से आप देख लेंगे। तो आगे हम बात करें, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब आप, जैसे ये वूल होती है ना, वूल को हम बहुत सारा लिपेट के एक गोला सा बना देते हैं, उसी तरीके का ये गोला बना हुआ है। और इसको, वूल को खोल के देखेंगे, उसके एक एक फाइबर को खोल के देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेंगे, और उस एक फाइबर के अंदर भी आप देखते हैं 2-3 ऐसे मुड़े मुड़े होते हैं। तो अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है, 2 वायर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरीके से अरेंज रहते हैं। और ये क्या होते हैं, इधर ये क्या है, जीन है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम बहुत ज्यादा डेंस है। यहां पे आप देख रहे हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसली अरेंज्ड है। इसमें क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, किसके, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स आपको यहां पे मिलते हैं, कि प्रोटीन से ये बना हुआ आता है। ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ डीएनए, इसमें क्या मिलेगा, आपका डीएनए मिलता है। जबकि हम जीन्स की बात करें, ये आपका इससे छोटा पार्ट हो गया। जीन क्या होते हैं, इज अ लोकस ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, यहां से ये क्रोमोसोम निकला, और इसके अंदर ये क्या है, लोकस थे। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ ईदर डीएनए और आरएनए। ये हो सकता है डीएनए की भी हो या फिर आरएनए की भी हो, ये तो इसका डिफरेंस हुआ। तो और यही वो चीज होती है जिससे कि हमारे पेरेंट के कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। कि पेरेंट के कैरेक्टर हमारे किस वजह से आते हैं, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम उनसे आए हुए होते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम एंड जीन्स। जबकि सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करती है, सेल मेम्ब्रेन एक आउटर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, एटीपी की सिंथेसिस करती है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम तो ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो एटीपी की सिंथेसिस करती है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो आपको प्लांट्स में मिलता है, जो कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सेल मेम्ब्रेन का अगेन वही, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, क्रोमोसोम एंड जीन्स। देन आगे बात करें, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन। रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू किस में होता है? ऑप्शन हमारा दिया हुआ है हाइड्रा में, देन आपका ऑप्शन है अमीबा में, देन पैरामीशियम में, या फिर बैक्टीरिया में। तो आपने रिप्रोडक्शन जब भी देखा होगा कि इनके डायग्राम अगर आप देख के जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि आपको एक होता है, हम आंखों से किसी चीज को देखते हैं तो वो हमें काफी लंबे टाइम तक रहती हैं याद। ठीक है, अगर मैं आपको जनरली ऐसे ही बता दूं तो आप सुन के शायद आपके दिमाग से आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे वो चीजें, जबकि मैं आपको इमेज दिखाऊंगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम तक वो रिटेन रहेंगी। तो सैक्रोमाइसिटिस सर्वेसिया बोले या फिर यीस्ट बोले, रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू अ प्रोसेस नोन एज बडिंग। किससे होती है? बडिंग से होती है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रिजेनरेटिव सेल फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। और ऑर्गेनिज्म जो हाइड्रा है,
हाइड्रा है या फिर ईस्ट है, ये दोनों क्या करते हैं, बडिंग की प्रोसेस से करते हैं। किसकी प्रोसेस से करते हैं, बडिंग की प्रोसेस से करते हैं। इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स एज एन आउटग्रोथ, कि आउटग्रोथ की तरह से निकलती है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, बार बार सेल डिवीजन होते रहते एट अ स्पेसिफिक साइट, तो एक बड बन जाती है। दीज बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर, जब ये छोटा इंडिविजुअल बन जाता है और धीरे धीरे मैच्योर होता रहता है, तो अपनी पेरेंटल बॉडी से क्या होता है, डिटैच हो जाता है और अपनी जो लाइफस्टाइल है एक डिपेंडेंट, अपने आप पे डिपेंडेंट होके जीने लग जाता, मतलब कि पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो जाता है। जैसे कि हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे अलग अलग तरीके के रिप्रोडक्शन आपके होते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करें बडिंग, बडिंग में क्या होता है, जैसे ये हाइड्रा होगा, सैक्रोमाइसिटी सर्विसिया होगा, जैसे कि ईस्ट हमने बोला, इसमें क्या होता है, ये हाइड्रा है, धीरे धीरे यहाँ पे सेल ने डिवाइड किया और एक आउट ग्रोथ बनाई, और देख रहे हैं आप पेरेंट्स की तरह ये एकदम बनती जा रही है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे एक कंप्लीट बॉडी बन जाएगी पेरेंट्स जैसे ही, और धीरे धीरे मैच्योर होके कंप्लीट ये बन जाएगी। ठीक है, जबकि फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन की बात करें तो इधर आप पैरामीशियम का आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। पैरामीशियम में क्या होता है, धीरे धीरे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाता है, इसका जो सेलुलर मटेरियल हुआ धीरे धीरे डिवाइड होने लग जाता है, फिर ये क्या है, कंप्लीट जो है दो बॉडी बना लेता है। जबकि पेरेंट्स बॉडी लार्ज होती है साइज में, और जो आपकी क्या होती है, डॉटर सेल्स होती हैं, ये क्या होती है, स्मॉल होती है साइज में, जबकि यहाँ पे आपको बराबर दिखाया हुआ है, ये अंतर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर हम यहाँ पे अमीबा की बात कर ले, अमीबा में भी इसी प्रकार से डिविजन होता है, फ्यूजन होता है, और ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी फ्यूजन ही होता है। जो भी आपके ऑप्शन दिए गए सभी को मैंने डिस्कस किया। अमीबा में क्या हुआ, पहले आपका जेनेटिक मटेरियल थोड़ा थोड़ा सेग्रीगेट होने लग जाता और फिर आपका साइटोप्लाज्म सेग्रीगेट होने लग जाता, उसके बाद आपका जेनेटिक मटेरियल सेग्रीगेट होने लग जाता, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और फिर आपकी जो आउटर बाउंड्री है ये भी डिवाइड होके क्या है, दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है और दो डॉटर सेल आपको मिल जाती है। जबकि हम बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया ने भी क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड किया, जेनेटिक मटेरियल डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बनाए, इन्होंने डिप्रेशन बना लिए। आप देख रहे हैं डिप्रेशन बन गए, और डिप्रेशन से धीरे धीरे ये अंदर की तरफ चले गए, और फिर क्या है, दो बॉडीज बन गई। अब ये एक बॉडी क्या है, फिर से दोबारा से इसी तरीके से ग्रो करती रहेगी और डिवाइड करती रहेगी। तो हमें ईस्ट का क्या पता चला, बडिंग से हो रही है, और हमसे यही तो पूछा गया था, जबकि ये बाकी किस चीज से हो रही है, फ्यूजन की प्रोसेस से हो रही है। तो रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। देन हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी है, फर्स्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सेकंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैग्नेटिक फोर्स, देन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच रिजल्ट व्हेन द टू इंटरएक्टिंग ऑब्जेक्ट आर perceived to be physically contact each other। एग्जाम्पल की फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंट फोर्स और अप्लाइड फोर्स। इसमें क्या होगा, देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम इसका आंसर कभी भी नहीं दे सकते। ग्रेविटेशन का कॉन्टैक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ट्री से एप्पल नीचे गिरता है तो वो कहाँ कॉन्टैक्ट में है एप्पल, उसके वो तो नीचे गिरने के बाद अर्थ के कॉन्टैक्ट में आया है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी ये कोई जरूरी नहीं है कि चीज कांटेक्ट में ही आए। अगर थोड़ी दूरी पे है और हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो भी मैग्नेटिक फोर्स अपना काम करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी इसका कोई लेना देना कांटेक्ट का नहीं होता है। जबकि हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, फ्रिक्शन फोर्स कब लगती है, जैसे कि मान लो एक कार है, कार क्या है, रन कर रही है रोड पे। जब वो रोड पे रन कर रही है तो उसके व्हील जो है कांटेक्ट में होते हैं, अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं, और उसे उतना फोर्स अप्लाई करना होता है जितना कि बैकवर्ड फोर्स लग रहा हो। अर्थ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे कि आपने सुना होगा। तो जैसे ही हम गाड़ी पे धक्का लगाते हैं, गाड़ी पे आगे की तरफ धक्का लगाते हैं, तो क्या होता है, उतना ही ऑटोमेटिकली एक्शन आता है कि पीछे की तरफ भी गाड़ी पे धक्का लग रहा है अर्थ के द्वारा। तो ये जब तक हमारा आगे लगाया हुआ धक्का फोर्स मतलब कि ज्यादा ना हो,
अर्थ के लगाए गए फोर्स से, तब तक हमारी गाड़ी क्या है, मूव नहीं करेगी। मतलब हमारा फोर्स ज्यादा होना चाहिए बजाय कि अर्थ की फोर्स से। तो और जो ये फोर्स क्रिएट हो रहा है ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। ये क्या कहलाता है, फ्रिक्शन। तो क्या है, हमारे फ्रिक्शन फोर्स हुआ या फिर टेंशन फोर्स हुआ। टेंशन क्या होता है, जैसे कि हम वेल से क्या है, पानी निकालते हैं तो एक रोप यूज करते हैं, तो उधर भी जितना हम फोर्स लगा रहे हैं रोप पे, उतना ही ऑटोमेटिकली रोप भी फोर्स लगा रही होती है, टेंशन लगा रही होती है। उसे क्या बोलते हैं, हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। नॉर्मल फोर्स तो हमें पता ही है, जो भी हम पुश एंड पुल वाला नॉर्मल फोर्स होता है। एयर रेजिस्टेंट फोर्स, एयर की रेजिस्टेंट वाला फोर्स, जैसे कि हम ट्रेवल कर रहे हैं तो एयर के लिए हम एक बैरियर बन जाते हैं, वहां पे एक रेजिस्टेंट प्रोड्यूस होता है, तो ये रेजिस्टेंट फोर्स हो गया। अप्लाइड फोर्स, जो हम अप्लाई करते हैं, हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर रहे हैं ना हम फोर्स, तो वो वाला फोर्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स में क्या है, हमारा कांटेक्ट फोर्स काम करता है। जब तक अर्थ के कांटेक्ट में क्या होगी, कार नहीं होगी तो फ्रिक्शन नहीं हो सकता, तो फ्रिक्शन फोर्स इसका क्या होगा, गुड एग्जांपल होगा। देन हम नेक्स्ट पे मूव करें। द अर्थ प्लेट responsible for causing earthquake is option 1 crust of the earth, option 2 the mantle of the earth, option 3 the inner core of the earth, option 4 the outer core of the earth। हम बात कर लेते हैं अर्थ प्लेट responsible for causing earthquake is the crust। the most earthquake occur along the edge of the ocean and the continental plate। हमें पता है earthquake कब आता है, जो हमारी क्रस्ट होती है, क्रस्ट के अंदर जो प्लेट होती है वो या तो अंदर की तरफ फोल्डिंग करे या फिर बाहर की तरफ वो मूव करती जा रही है, उसकी वजह से क्या आता है, हमारा अर्थक्वेक आता है। ये ओशियनिक प्लेट भी हो सकते हैं, जब ओशन में होंगी तो आपकी ओशियनिक प्लेट होंगी, या फिर कॉन्टिनेंट में होंगी तो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट होंगी। द अर्थक्वेक क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट आउटर लेयर जो होती है वो क्रस्ट होती है, इज मेड of several pieces called plates। the plate under the ocean are called oceanic plate and the rest are called continental plate। the plate move around because of the motion of the deeper part of the earth mantle। जो mantle के अंदर जो movement होती है that lies under the crust, उसकी वजह से भी क्या है, earthquake आ सकते हैं। these plates are always bumping into each other, pulling away from each other। the plates usually moves at about the same speed that your fingernails grows। earthquake usually occur when two plates are running into each other or sliding past each other। ये यही बोल रहा है कि या तो प्लेट आपकी एक दूसरे के क्लोज आ रही है और वो एक हम्प बना रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक जैसे आपने दोनों हाथों को पास में लेके आओ, फिंगर टिप्स को टच कीजिए और प्रेशर लगाने की कोशिश कीजिए, ये क्या होगा, या तो आपके फिंगर्स ऊपर की तरफ जाएंगे या फिर आपके फिंगर नीचे की तरफ फोल्ड कर जाएंगे। और इसी एक्टिविटी की वजह से, अगर मान लो अभी हमारे हाथ पे कुछ रखा होता तो वो नीचे गिरता कि नहीं गिरता, उसके लिए तो अर्थक्वेक आ गया था ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। तो जो हमारी ऑप्शन 1 होगा ये क्या करेगा, क्रस्ट की जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि मेंटल में बहुत कम होती है ऐसी एक्टिविटी, और मतलब कि ना के बराबर ही है क्योंकि वो बहुत अंदर है और इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। जबकि अर्थ क्रस्ट जो अपर है, स्लाइट मूवमेंट भी अर्थक्वेक कोज कर देती है, ठीक है। इनर कोर ऑफ द अर्थ ये भी नहीं है, आउटर कोर ऑफ द अर्थ ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सपोज अ न्यू प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बिटवीन यूरेनस एंड द नेपच्यून, इट्स टाइम पीरियड वुड बी ऑप्शन 1 लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, देन सेकंड मोर देन दैट ऑफ नेपच्यून, देन अर्थ इक्वल टू नेपच्यून एंड यूरेनस, देन फोर्थ लेस देन दैट ऑफ यूरेनस। देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कैसे इसको जानेंगे कि थोड़ा सा नजदीक क्लोज पहुंच जाए आंसर के। ये क्या बोला गया, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में आया है, तो आपको इतना तो जरूर पता होना चाहिए कि यूरेनस और नेपच्यून क्या है। आपको पता है कि ये अपने प्लेनेट है। अब प्लेनेट के सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट सर्कल में आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे मर्क्यूरी है, सेकंड में वीनस है, फिर आपके अर्थ आती है, फिर आपका मार्स आता है, फिर आपका क्या आता है, जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद आपका सैटर्न आता है, और फिर आपका यूरेनस आता है, और फिर आपका नेपच्यून आता है।
आप देख रहे हैं यूरेनस में और नेपच्यून में आपको एक रिंग दिखाई देती है इनके बाहर। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि यूरेनस और नेपच्यून के बीच में कुछ डिस्कवर हुआ है, बीच में कुछ डिस्कवर हुआ, तो जाहिर सी बात है ये इक्वल टाइम तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि जब नेपच्यून और यूरेनस से इक्वल टाइम नहीं ले रहे तो बीच में डिस्कवर होने वाला कैसे इक्वल टाइम ले सकता है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। लेस देन यूरेनस, यूरेनस से लेस कैसे ले सकता है, वो तो इनके बीच में डिस्कवर हुआ ना, मतलब कि यूरेनस के बाद डिस्कवर हुआ है, तो यूरेनस से ज्यादा टाइम लेना चाहिए उसे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। देन मोर देन द नेपच्यून, नेपच्यून से ज्यादा, नेपच्यून से ज्यादा कैसे ले सकता भाई, वो तो यूरेनस और नेपच्यून के बीच में है ना, नेपच्यून से पहले आ जा रहा है, तो यूरेनस से नेपच्यून से आपका कम टाइम उसे लगेगा। लेस देन द नेपच्यून, बिल्कुल सही बात है, क्या है, लेस देन द नेपच्यून। यहां पे आप देख रहे हैं कि दो ये ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब कि 50-50 का जब आपको बिल्कुल ही कुछ ना आ रहा हो तो तुक्का लगाने के लिए आप यहाँ पे अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो हमें पता है, हम इस चीज को कंप्लीट जान लेंगे, इनके सीक्वेंस क्या है, और फिर हम इसका एकदम करेक्ट आंसर टिक करके आएंगे। ठीक है, चलते हैं फिर। लास्ट देन दैट ऑफ नेपच्यून। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।